एक कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से एक अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार बन के आया और शासन करने लगा। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में। 1764 में बक्सर युद्ध हुआ, तो बक्सर युद्ध में अंग्रेज को मिल गया कौन सा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड का जो कर वसूलने का दीवानी होता है वो उनको मिल गया था। इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो लाभ कमाने के लिए और कौन कौन सा काम किए। था तो तुरंत बंगाल का क्या उसका हरा दिया था, मीर कासिम को मार दिया था, तो तुरंत वो वहाँ का बंगाल का शासक बन जाता, बंगाल पर शासन करने लगता है। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, कहा नहीं, इस लोचा में नहीं पड़ना है, हमको केवल लाभ कमाना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए कानून लाए, नए नए नियम बनाए, नए नए राज्यों को अधिकार करने का सोचा, ताकि वहाँ का जो हमको दीवानी है वो मिल सके। इसके लिए उन्होंने नए नए का पैतरा चलना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो व्यापार से ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का सोचने लगा। कहते हैं कि भारत का 70% आबादी गांव में ही निवास करता है। आज भी भारत का जो 70% आबादी है लगभग, वो गांव में ही निवास करती है। और गांव में क्या होता है, किसानी होता है, कृषि होता है, तो वो कृषि पर ही निर्भर रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने उपजाता है, खाने के लिए चावल उपजा लेता है, गेहूँ उपजा लेता है, दाल उपजा लेता है, ठीक है, मिर्चें उपजा लेता है, जितना भी मसाला है ना, मतलब लगभग चीज़ वो खुद से ही उपजा लेता है। कपास उपजा लेता है, कपड़ा के लिए अपने से बुन भी लेता है। ठीक, तो ज़्यादातर जो उस समय के किसान थे वो ज़्यादातर अपने में रहते थे, मतलब अपने उपजाते थे, ज़्यादातर सामान अपने उपजा लेते थे। और सरकार का, वहाँ का जो राजा रहता था, वो राजा को भी आदमी से, जो वहाँ के ग्रामीण है, उससे ज़्यादा दखल देने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि ज़्यादा कमाई उसको किसानिए से आता था। ज़्यादा किसान कमाएगा तभी उसको जो टैक्स देगा उससे राजा का क्या होगा, शान शौकत बढ़ेगा। इसीलिए राजा उसमें दखल नहीं देता था। और हर एक गाँव में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। मान लो कि एक गांव में अगर ब्राह्मण है या यादव है, तो उसमें पुजाने के लिए पंडित भी चाहिए, तो आप पंडित के लिए जाएंगे दूसरा गांव खोजने के लिए, वो नहीं होगा, तो एगो ब्राह्मण को भी कहीं बसा दिए, तो चलो ये पंडित क्या करेगा, पूजा करेगा। चलो उसके लिए बाल काटना है, तो एगो क्या करिए, एगो नाई को रख लिया। अब नाई के लिए केस कटाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए गौये में एगो घर बांधे कि तुम यहीं पर रहो। ठीक है, फिर उसका बाल बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समुदाय बन गया। उसी तरह से मान लो हमको टेबल बनाना है, तो वो बढ़ई वाला को, बढ़ई जाति को रख दिए। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़, मतलब हर एक तरह के लोग रहते थे जो काम करते थे। अलग अलग तरह के लोग जो है एक ही गांव में रहते थे और मिलजुल के रहते थे। और उसके लिए खेती का काम देता था कौन, सारा खेती रहता था किसका, राजा का। और राजा क्या करता था कि राजा एगो गांव का या एक क्षेत्र का जो बड़ा आदमी रहता था, जमींदार, उसको दे देता था कि तुम लो, और इस एरिया का जितना भी ज़मीन है तुम्हारे पास है, इसमें जो भी कर होगा वो हमको ला के देना। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं था कि तुमको देना ही है या इतना देना है, ये कोई ज़बरदस्ती राजा तरफ से नहीं था। जितना देता था चलो ठीक है। कभी भूखा अकाल पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, हर समय आते रहता था। उस समय में उपजा भी उतना नहीं होता था। आप लोग अपने बाबा उबा से पूछना कि पहले क्या इतना धान उपजता था, पहले इतना क्या गेहूँ उपजता था। लोग खेसारी का रोटी खा के रहता था, कभी कभी भूखले रहता था, कभी गेहूँ नहीं उपजता था पहले जितना अभी उपज रहा है। आप अपने जो पुराने लोग हैं ना, उससे जाके कभी पूछना कि इतिहास, मतलब पीछे वाला बात, उससे पूछना कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या ऐसे ही कपड़े पहले पहनते थे या कुछ चेंज हुआ। बहुत सारे चेंज हुआ और धीरे धीरे चेंज होते ही जा रहा। और अपना मिलजुल के ही जो भी काम रहता था वो करता था। अच्छा, उसके लिए ज़मींदार को, ज़मींदार का ज़मीन नहीं था उस समय, सारा ज़मीन रहता था राजा का। राजा ही ज़मीन को बेच सकता है, राजा ही ज़मीन को कुछ भी कर सकता है। जैसे हम लोग अभी बेच दे रहे हैं, नहीं,
राजा का उस समय ज़मीन था, राजा देता था किसको, जमींदार को। अब जमींदार किसको दिया, जमींदार उतना ज़मीन अकेले करेगा नहीं, तो उसके लिए दे देता था। जैसे नाई है, अब नाई हमारा केस काटता है, तो हम क्या किए, उसको 1 बीघा दे दिए, जाओ तुम करो। क्योंकि उस समय ज़्यादातर साधन हमको उपलब्ध नहीं था कि नौकरी कहीं जाके कर लेगा और उससे पैसा कम आएगा, नहीं, खेती करेगा उसी से आएगा। जो भी चीज़ है वो का लेना है खेती से ही आएगा। तो उसके लिए 1 बीघा दे दिए कि जाओ तुम 1 बीघा खेत करो, और उसका जो टैक्स होगा, कर होगा कुछ, वो हमको दे देना। इसी तरह से ठाकुर को दे दिए, मतलब बढ़ई को दे दिए कुछ, उसके बाद पासवान को कुछ दे दिए, कुछ जो है राम को दे दिए, कुछ मछुआरा को दे दिए। मतलब सारे ज़मीन को क्या करता था, लोगों में बांट दिया। जो उनके यहाँ कोई ना कोई काम करता था, कोई प्रशासन का काम कर रहा है, देख रेख का, कोई राजपाट में काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है। अपने यहाँ देखो एगो हरवाहा रख लेते हैं, तो हरवाहा को देते हैं 10 कट्ठा खेत दे देते हैं कि जाओ तुम बटिया पे करना, पट्टा पे करना, आधा आधी पे करना, हाँ, और दे देते हैं। अब उनके यहाँ हरवाहा सब दिन काम करते रहता है, उनके यहाँ उनका बाल बच्चा भी करते रहता है। इस तरह का पट्टेदारी चलता था। पट्टेदारी मतलब वही टैक्स होता था कि इनको आप टैक्स ला करके कुछ आप रखिए और कुछ हमको दीजिए, और ये सारा ज़मींदार सारे टैक्स को वसूल करके और फिर राजा को दे आता था। यही चलता था और यही चलता था। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि अंग्रेज़ों ने जब बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर, अभी झारखंड में भी इतना दूर में जब देखा कि उनको कर मिल गया, मतलब जो भी टैक्स आएगा, किसान जो देगा टैक्स, वो राजा को नहीं जाएगा, वो अंग्रेज़ को जाएगा। तो अंग्रेज़ उससे क्या करता था, अंग्रेज़ जितना भी जैसे हमको माल खरीदना है, कपास खरीदना है, या हमको यहाँ से मसाला खरीदना है, तो वो जो कर का पैसा आता था, किसान जो टैक्स का पैसा देता था, वो सारा पैसा से माल खरीद करके आप भेज देता था। कहाँ पे भेज देता था, इंग्लैंड भेज देता था। और अपने पास भी रखता था। अपने पास किस लिए, ताकि 3 राज्य का मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इतना बड़ा क्षेत्र का हमको मिल गया है कर वसूलने का, प्रशासन संभालने का। तो हम पुलिस रखेंगे उसको पैसा देंगे, कोई अधिकारी रखेंगे उसको पैसा देंगे, गोला बारूद खरीदेंगे उसके लिए पैसा देंगे, युद्ध करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए कि नहीं। अब मान लो 3 को हो गया तो चलो ठीक है, और आगे युद्ध करेंगे और राज को जीतना है तो उसके लिए हमको बंदूक चाहिए, उसके लिए हमको तोप चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी हमको पैसा चाहिए। और वो सारे पैसा के लिए हमको क्या चाहिए, मुनाफा यानी लाभ चाहिए। वो कहाँ से आएगा, क्योंकि 3 ही था राज, इतना बड़ा देश था, उसमें अभी 3-4 गो कर कुछ आंध्र प्रदेश का भी था, वो सारा का टैक्स आ रहा था, उतना ही से नहीं हो रहा था। और कहता है ना कि अगर एक आदमी को मुर्गी था, मुर्गी दे रहा था सोना का अंडा, ठीक, अब एक गो दे रहा था तो आदमी को संतुष्ट नहीं हुआ, आदमी को लोभ हो गया और उन्होंने कहा मुर्गी का पेट फाड़ के निकाल लेते हैं सारा अंडा। हाँ, मुर्गी मर गया और अंडा भी नहीं, वो सोने का अंडा भी नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से उनको भी लोभ हो गया था, असंतुष्ट था कि इतना ही से नहीं होगा, और चाहिए लाभ, और चाहिए। और वो और चाहिए लाभ के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि इसको वसूली, मतलब इसको जो है और कर वसूलने का सोचा, ठीक, लगान वसूल करने लगा। अब लगान वसूल करने के लिए क्या करते थे कि लगान वसूल करने के लिए लगा दिया, किसको दे दिया, ज़मींदार को ही। ज़मींदार को बोला कि देखो हमको तुम जो देते हो लगान, तो कभी 8,000 देते हो, कभी 5,000 देते हो साल में, तो हमको पता नहीं चलता है कि अगला साल कितना रुपया हमको फ़ायदा होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि तुमको हम क्या करते हैं कि एक ज़मींदार जो होता था इस क्षेत्र का, उसको हम क्या करेंगे, बोली लगा दिया। हाँ, उसको फ़ायदा नहीं होता था, इसके लिए उन्होंने नीलामी कर दिया। नीलामी का मतलब होता है कि जैसे हमको ये घर है और उसको हमको बेचना है, तो एगो मेला लगाए, हम पूरा ढोल दे दिए 5 गाँव में कि देखिए हम ये मकान बेचना है, तो लोग आएगा खरीदने के लिए कि चलो खरीदते हैं, रोड साइड में दुकानें खोलेंगे, चलो खरीदते हैं। अब 10 गाँव का लोग आया तब बोली लगेगा कि देखिए ये घर का दाम है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया, तो बगल वाला कहेगा नहीं हम देंगे 2.5 लाख रुपया, 2 लाख नहीं 3 लाख देंगे, ठीक है। तो 3 लाख एक करेगा, 3 लाख 2 करेगा, 3.5 लाख। चलो एगो फिर से पार्टी बोला कि नहीं 3.5 लाख में हम ले लेंगे, ठीक है। फिर 3.5 लाख एक, 3.5 लाख 2, इस तरह से नीलामी होते होते मान लो 5 लाख मैक्सिमम गया। अब कोई नहीं बोल रहा है, 5 लाख के बाद कोई नहीं बोल रहा है कि नहीं अब 5 लाख से ज़्यादा, तो जो लास्ट में बोला 5 लाख उसका ये घर हो गया।
उसी तरह से वहाँ पे नीलामी पर शुरू हो गया, ठीक। ज़मींदार, वो ज़मींदार जो पहले से चला आ रहा था वो ज़मींदार नहीं, अब नीलामी होता था कि देखिए 1 साल का लगान है, आप साल में कितना देंगे, मान लो 10,000, तो कोई कहेगा नहीं हम 12,000 देंगे, फिर कोई कहेगा 14,000 देंगे, कोई कहेगा हम 15,000 देंगे, ठीक। अब लास्ट वाला जो 15,000 आया उस पर कहेगा ठीक है तुम ही का हो गया। अब ये ज़मींदार का ज़मीन नहीं रहा, अब हो गया किसका, जो 15,000 बोला वो। अब क्या, जो 15,000 बोला वो नया किसान बन गया, क्या, उस ज़मीन का कर वसूलने का अधिकारी, मालिकाना हक भी बाद में दे दिया इसको। और ये सारा क्या हो गया, मालिकाना हक जब मिल गया तो कहा कि ज़्यादा कर वसूल के लो। अब 15,000 मान लो जो दिया है, 15,000 जो दिया है उसको कर, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का सोचेगा, नहीं सोचेगा। मान लो कोई 5 लाख दे के आज जीता है विधायक का पद, तो वो 5 लाख कमाएगा, वो सोचेगा नहीं कोना हमरा 500 करोड़ होना चाहिए, तबे ना भला है कि नहीं। अब मान लो रोड का ठेका लिया है और घूस दे के लिया है कि नहीं हमको 1 करोड़ घूसे में लगा है, तो वो बचाने का सोचेगा ना, कमे सीमेंट देगा, कमे बॉल देगा, मतलब इस तरह से लेगा कि टूट जाएगा तो टूट जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अपना फ़ायदा चाहिए। अब जो 15,000 रुपया दे के लगान, उसको जो पहले वाला ज़मींदार था उसको 8,000 नहीं पूर रहा था, क्योंकि किसान कहता साहब देखिए ना यहाँ पे लगान मतलब बाढ़ आ गया, हो भी नहीं किया, छोड़ो गरीब है, छोड़ दिया, नहीं दिया, हाँ नहीं लेना है। लेकिन अभी जो ठेकेदारी प्रथा हो गया, नीलामी हो गया, तो वो थोड़े छोड़ेगा, वो तो 15,000 पहले ही दे दिया है अंग्रेज को। अंग्रेज सरकार को 15,000 दिया तो उसको और 30,000 50,000 आना चाहिए। उसके लिए किसान को ही, किसान से ही ना पैसा लेगा, किसान से ही दबाव बनाएगा, नहीं तुमको इतना टैक्स लगेगा, देना है तो दो, नहीं तो ज़मीन छोड़ो, खाली करो ज़मीन। क्योंकि ज़मीन अब उसका नहीं रह गया, राजा का नहीं रह गया, अब रह गया ज़मीन उस ज़मींदार का। और ये नियम भी बना दिया कि आपको जो है ये पूरा पैसा जो है आपको निश्चित तिथि पर, मान लो 15 तारीख को देना है तो 15 तारीख को सूरज ढलने से पहले दीजिए, नहीं तो आपको पूरा नीलामी ख़त्म, ये ज़मीन आपका नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा, ठीक। और इधर जो ठेकेदार था जिसको नीलामी में लिया था 15,000 में, वो क्या किया कि पूरा जो है एकदम कठोर लग गया कि तुमको ये देना है तो आपको भूखे रहना पड़े, ठीक है, आपका बाढ़ आ गया, खेत दहा गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं, आपको खेती करना है तो देना है, नहीं देना है तो खेत खाली करो, हाँ। और जितना मन चाहे उतना ले ले, क्योंकि उसमें किसी का वो राजा टाइप का नहीं है कि नहीं दिया तो चलो ठीक है, इसमें ठेकेदारी प्रथा हो गया, नहीं दिया तो खाली करो यहाँ से, हाँ। और इस तरह से नीलामी प्रथा से क्या हुआ कि नए नए जो किसान थे वो बन बैठे क्या, ज़मींदार हो गए। अब नए नए किसान हो, पहले से ज़मींदारी जो आ रहा था बाबा पुरखा से वो वाला नहीं है, अब हो गया क्या, नए नए होने लगे। और धीरे धीरे क्या हो गया कि बाढ़ आ गया। अब खेती अगर 2 बीघा लिए हैं और छोड़ देंगे तो अगला साल का एक एम करके रखता था कि अगला साल हो जाएगा तो सधा देंगे, इसलिए कर्जा लेता था। इसीलिए किसान और ज़मींदार दोनों कर्ज के बोझ में दब गए, क्योंकि कभी कभी मान लो अकाल आ गया तो कहाँ से देगा पैसा। किसान ने कहता था साहब इस बार ने अगला बार ले लीजिए, अगला सीजन में ले लीजिएगा। अब ज़मींदार को तो देना है तो ज़मींदार किसी से कर्जा ले लिया, गिरवी रख दिया ज़मीन बेच के, मतलब ये भी नियम था कि ज़मीन बेच के भी आपको कर्जा मतलब अंग्रेज को देना है, और नहीं देना है तो आप खाली करिए। अंग्रेज का एक ये भी सोच था कि अगर मान लो मालिकाना हक अगर दे देंगे ज़मींदार को तो वो अच्छे से उपजाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको देगा। लेकिन ये वाला बात सफल नहीं हुआ, और धीरे धीरे इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज को कभी ज़्यादा कर आता था कई साल और कई साल कम आता था, तो एक निश्चित नहीं हो पाता था कि किस साल में कितना आएगा। इसके लिए उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त प्रथा चालू किया, ठीक। 1789 में कंपनी ज़मींदारों के साथ एक करार किया, एक हस्ताक्षर समझौता किया कि देखिए 10 वर्षों के लिए आपको निश्चित तौर पर आपको ज़मीन दे दिया जाएगा, जिसमें से 9/10 भाग है, 9/10 भाग आपको कर देना पड़ेगा। अब 9/10 का मतलब क्या है, मान लो कि आपको 100 किलो धान होता है, ठीक, कितना किलो धान, 100 किलो, तो 100 किलो में 45 किलो आपको देना पड़ेगा अंग्रेज को। कितना देना पड़ेगा, 45। कितना बच गया अब 100 किलो में,
55, उसमें 15 किलो देना पड़ेगा ठेकेदार को क्योंकि डायरेक्ट तो अंग्रेज लेने आएगा नहीं, तो वो किसी को इस क्षेत्र में एक आदमी को रख लिया था जो कर वसूलता था, तो वो भूखले कर वसूलेगा, वो भी तो कुछ पैसा लेगा। तब 45 किलो देना पड़ेगा अंग्रेज को, 15 किलो देना पड़ेगा वो जो वसूलता था उसको। अब बचा कितना बताओ? 40 किलो रखना है अपना। अब वो 40 किलो में क्या है, आपका खाद भी डालना है, बिया भी लाना है, हौर भी जोताना है, मजदूर भी लगना है, यानी सारा चीज़ करो तुम और बाकी लेगा अंग्रेज और ठेकेदार। हाँ, यानी 9/10 इसी को कहते हैं बंदोबस्त। यानी 10 वर्षों के लिए ये प्रथा लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त, और उन्होंने 10 वर्षों तक यही प्रथा चलता रहा। इसमें कौन धनिक होगा बताओ? इसमें किसान को फायदा है कि नहीं? एकदम फायदा नहीं है भैया। हॉल तो मतलब सारा काम हॉल जोते हम, ठीक है, किसानी करें हम, खाद लाएं हम, बीज लाएं हम, और उपजा के दे उसको 45 किलो, हम रखे 40 किलो, बाकी ठेकेदार। अच्छा, वो जो ठेकेदार था, ठीक है, जो वसूलता था कर, वो तो कोई काम नहीं, अब फालतू को उसको 15 किलो फालतू को मिलता था, ठीक। तो ये भी क्या होता, इससे किसान क्या हो गया, बदहवास हो गया। इससे किसान का जो बर्बाद करने का एक क्या है, अंग्रेज का एक नीति था कि किसान पूरा बर्बाद हो गया। इसमें 18 से 15 से 20 ईस्वी में कुछ और राज उसके अधीन आ गए, उन्होंने नए नए कानून बनाए, जैसे जिसको बेटा नहीं होगा वो अगर मर जाएगा राजा तो उसका ज़मीन क्या होगा, हो जाएगा अंग्रेज का, पूरा किला हो जाएगा अंग्रेज का। ऐसे कई नियम बनाए, और नियम के हिसाब से बनते बनते कुछ राज जो है, कुछ उत्तर में, कुछ पश्चिम में, कुछ पूरब में, वो उसके अधीन होते गए। तो रैतावारी अवस्था जो है वो कहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम में शुरू किया गया। अब रैतवारी व्यवस्था क्या होता है? रैतवारी व्यवस्था में था क्या कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसे भी किसान थे, जैसे यहाँ पे ज़मींदार कर वसूल के दे रहा है, वैसे वहाँ पे नहीं था। वहाँ क्या था कि लोग अपना कृषि कर रहे हैं, एक बड़ा किसान नहीं था, छोटा किसान था, अपना कृषि कर रहा है, इसलिए वहाँ पे नीलामी का प्रथा जो है, वहाँ भी नीलामी किया, लेकिन वहाँ पे कहा कि देखिए आपको वहाँ पे डायरेक्ट किसान से ही क्या किया, करार कर लिया कि देखिए आप जो है हमको कर देना ही पड़ेगा। तो कर कैसे देंगे, तो उसके लिए देखा गया कि आपका खेत कैसा है, खेत कितना उपजता है, पहले ये देखा गया। यानी खेत की एक होता है गोढ़ा खेत, एगो होता है को उपजने वाला ही नहीं रहता है, कम उपजता है, तो मतलब खेत की गुणवत्ता कैसा है। फिर 10 बरस में कैसे उपजा है उसका औसत निकलता था कि इस बार 5 बोरा हुआ है, इस बार 10 बोरा हुआ, 2 साल 2 बोरा हुआ। अब सबको जोड़ के 4-5 साल में 5 से भाग दे दिया तो औसत निकल गया। औसत निकाल के देखता था कि इसको कितना उपजा हो रहा है, तो कहा ठीक है, आप जितना उपजा होता है ना उसमें आप जो है जितना आपको लागत लगा, मजदूरी लगा, हॉल में लगा, खाद में लगा, बीज में लगा, पानी में लगा, वो सब सारा आप काट दीजिए। जितना आपको मुनाफा हुआ उस मुनाफा में से 50% हमको दीजिए, आप 50% आप रखिए। डायरेक्ट किसान से ही कर लिया, किसान से ही करार कर लिया। अंग्रेज कहा कि ये बीच में जो रहता है ना ठेकेदार, ये ज़्यादा पैसा अपने कमा लेता है, कोनो काम भी नहीं करता है, खाली कर वसूलना है, ला के देता था किसान, जमा करना है, इससे उसको क्या फ़ायदा। तो चलो डायरेक्ट किसान से ही क्या कर लिया समझौता, कहा कि देखिए आपको जितना लागत होता है उतना आप रख लीजिए, जितना मुनाफा होता है उसका 50% हमको दे दीजिए, 50% आप रखिए। ये समझौता था कितने वर्ष के लिए, 30 वर्षों के लिए। 30 वर्ष तक ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि 30 वर्ष तक ऐसा रहेगा, ठीक है। अब बताओ कि किसान खेती में सुधारेगा कि नहीं, क्या किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपजाने का सोचेगा कि नहीं, बताओ। नहीं सोचेगा, क्यों? अरे ज़्यादा उपजाएगा तो ज़्यादा ना देना पड़ेगा अंग्रेज को, तो काहे हम ज़्यादा उपजाएंगे, हम उपजेबे कम करेंगे जिससे हमको मुनाफे नहीं होगा, घाटे हो जाएंगे। इसलिए खेती में हम ज़्यादा उपजाएंगे तो ज़्यादा ना किसान को देना, हम कमाएंगे, हम देंगे उसको अंग्रेज को, तो इसीलिए हम उपजेबे नहीं करेंगे, हम कम उपजाएंगे, ऐसे लेंगे, छीट देंगे, काट लेंगे। हाँ, काहे हम ज़्यादा गोबर या खाद छीटेंगे खेत में, हम ज़्यादा उपजेबे नहीं करेंगे कि हमको ज़्यादा देना पड़े, हम कमे उपजाएंगे। इतना आपको उपजा हुआ ना उसमें खर्चा को काट लीजिए, और जो मुनाफा बचा
उसका 50% आप रखिए, 50% हमको दीजिए। ये 30 वर्षों के लिए था। यही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे आया महलवाड़ी व्यवस्था। ये महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश जब कब्जा में आ गया अंग्रेज के, तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बड़ा बड़ा ज़मींदार से करार किया। मान लो पंजाब में एक बड़ा किसान है, उसके घर गया, कहा कि देखिए आपसे हमको समझौता करना है। यही वाला क्या समझौता, यानी पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े किसान थे गांव के, उसको कहा गया महाल। इसीलिए यह है महलवाड़ी व्यवस्था। अब महलवाड़ी व्यवस्था में भी वही वाला व्यवस्था था क्या, कि आपको जितना खेती में होता है उसका लागत आप काट दीजिए, और जो मुनाफा आता है उसका 50% आप रखिए, 50% हमको दीजिए। ठीक है, इसी को कहेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। इसी तरह से व्यवस्था चल रहा था। तो 1875 में दक्कन विद्रोह हो गया। क्या था दक्कन विद्रोह, ये क्या हुआ कि महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर में वहाँ पे किसान जो है कर्ज के बोझ में दबने लगा। कर्जा ले लेके खेती करता था, और कर्जा को एगो रहता था क्या, साहूकार, जामींदार, वो जो कर वसूलता था, वो ले करता था कि देखिए आप 5,000 रुपये कर्जा लिए हैं, उसका ब्याज चल रहा है 5 रुपये सैकड़ा। 3 साल नहीं दिया, उपजबे नहीं किया, पहले खाएंगे तब ना कर्जा, उपजबे नहीं किया, नहीं दिया कर्जा, कर्ज के बोझ में दब गया। अब उसको क्या ज़्यादा बार बार जाता था उनके यहाँ, धमकी देता था, दो नहीं तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से किसान तंग आ गया, और वहाँ के किसान ने उपद्रव मचा दिया। क्या उपद्रव मचाया, चल गया महाजन के यहाँ, जिसके यहाँ से कर्ज लेता था, और उनके यहाँ 10-20 आदमी 25 आदमी गया जो कर्जा लिया था, और सब को महाजन को खूब धुसबो किया, और ऊपर से जितना लाल बही था जिसमें लिखा था कि फलना आदमी फलना लिया है, वो लाल बही को लेके जला दिया। कहा कि नहीं देंगे पैसा, जाओ, देवे नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें वो नाम लिखा था वही गायब हो गया। और ऊपर से कहा कि नहीं देंगे हम पैसा, और गांव छोड़ के चला गया। कहा कि नहीं, हम रहबे नहीं करेंगे गांव में, जो हमको इतना बहुत कष्ट होता है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत होता है, जितना उपजाते हैं देना पड़ता है, इसको खाने के लिए नहीं है, मर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसी को कहते हैं क्या, दक्कन विद्रोह कहते हैं। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ था वो नए नए बीजों को यहाँ पर प्रयोग करने लगा कि नया नया चीज़ उपजाया जाए, क्योंकि भारत में तो किसान लोग खाली खाद्य फसल उपजाते थे, जैसे खाने वाला फसल, दाल है, चावल है, गेहूँ है, ये सब उपजाता था। लेकिन इसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। फ़ायदा नज़र आ रहा था ऐसा फसल जो फट से बिक जाए। तो उसके लिए उन्होंने लाया, कहा कि देखिए आप गन्ना रोपिए, और गन्ना से क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट फ़ायदा होगा। तो गन्ना तो खाने वाला फसल नहीं है, खाएगा, मान लो गन्ना रोपेगा तो साल भर खा सकता है क्या, नहीं। गेहूं को ना कोठी में रख देवी, और गन्ना रहते ही नहीं रहते। उसी प्रकार से आप मान लो कि आप लगाएं कुछ अफीम लगाएं, या इसी तरह से नील का खेती किए, खैनी का खेती किए। हाँ, तो खैनी का खेती किए तो खैनी हम खाएंगे, खाद फसल है नहीं, वो नगदी फसल है, डायरेक्ट उपजाओ बेचो, पैसा आया हाथ में। तो इसमें किसान को फ़ायदा होता था, इसमें डायरेक्ट पैसा आता था हाथ में किसान को, लेकिन मुनाफा का पैसा देना भी पड़ता था। अब देखो इसमें होता क्या था कि मान लो कि हम सारे खेत में लगा दिए खैनी का खेती, नील का खेती, अफीम का खेती, सोडा का खेती, गन्ना का खेती लगा दिए। ठीक, ऐसा लगाएं तो सारा बेच लिए। अब अगला साल क्या हुआ, अकाले पड़ गया। उस समय में खुल अकाल पड़ता था, बाढ़ आता था, ठीक, इतना बांध उध नहीं था, अकाल पड़ गया, सारा दहा गया। अब अगला साल क्या खाएंगे। अभी क्या होता है गांव में कि दुबरा चौर लोग कोठी में बंद करके रखता है कि अगला साल अगर नहीं भले तब सबको घर में जो किसान है वो रखता है, और जब उपज जाता है ना तब पूर्णा चौर को बेच देता है कि नहीं नहीं आप हो गई। इस तरह से रखता था। लेकिन जब हम नगदी फसल उपजाएंगे तो उसको तो सारा बेच दिए, अब अगला साल अकाल पड़ गया तो क्या खाएंगे उसको, अकाल पड़ जाता था। इसीलिए किसानों ने कहा कि नहीं नहीं हम ये नहीं उपजाएंगे। ठीक, तो उसके लिए कुछ एरिया में जो है, जैसे बंगाल में पटसन, यानी पटसन का खेती, पटसन खाने वाला नहीं होता है, पटुआ होता है सन्ने, जिसमें से सोन उपजता है, उससे सूती वस्त्र कपड़ा बनता है, और सूती वस्त्र रुइया बनता है, रुइया से कपड़ा बनता है। तो कपड़ा को क्या ले जाता था वहाँ पे गर्मी में पहनने के लिए यूरोप, तो पटसन का बीज ला के दिया कि तो पटसन उपजाओ। बंगाल में, असम में कहा तुम चाय उपजाओ, बिहार में कहा तुम नील का खेती करो, सोडा का खेती करो, अफीम का खेती करो, और पश्चिम भारत में कहा कि तुम कपास का खेती करो, यानी गुजरात में
महाराष्ट्र में कहा कपास की खेती करो। ये सब सारे क्या है, नगदी फसल है, खाने वाला फसल इसमें नहीं है, सारा नगदी फसल है। और जब उसका शासन हो गया अंग्रेज का, तो ज़बरदस्ती करते थे, नहीं तुमको उपजाना ही पड़ेगा, तुम भूखो मरे उससे हमको नहीं पता है, लेकिन तुमको करना ही पड़ेगा ये खेती, ठीक है। अब क्या हुआ कि नील के खेती जो है, सारा खेती तो चल ही रहा था, लेकिन नील में इसको अंग्रेज को बड़ी इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो है वो नील से कपड़ा रंगा जाता था, क्योंकि यहाँ से जाता था उजला, सूती वस्त्र उजले होता है लगभग, तो यहाँ से कपड़ा रंगने का। अब भारत का नील बड़ी ही महत्वपूर्ण था। वैसे चीन में उपजता था, लेकिन भारत का जो नील था वो बड़ी अच्छा क्वालिटी का होता था, इसलिए अंग्रेज सब चाहता था कि खाली नील का खेती हो, और नील के खेती में खूब मुनाफा होता था। और यहाँ के बैल, यहाँ के जो भारत के लोग थे भोला भाला एकदम, जो कह दिया एकदम करते रहो, जोतले रहो एकदम। हाँ, तो यहाँ पे नील का खेती करना चालू किया उन्होंने। बंगाल में नील का खेती पे ज़्यादा होने लगा। अब नील की खेती में ज़्यादा मुनाफा होने से अंग्रेज अपनों से क्या कर लेता था, किसान से ले लिया पट्टा पे खेती, कहा कि तू हमको बटिया में खेती दे दो। किसाने से 5 बीघा ले लिया। एगो अंग्रेज गांव में रहता था ना, तो कौन जानता है, मान लो कोई अनुमंडल में कोई अधिकारी रहता है 5 साल से है, तो अनुमंडल में जो ज़मीन है ना, वो कहेगा इतने दूर में हम ही जोतबो, खरीद लेगा, हरे खरीद लेगा, कहेगा कि हर ककर 500 में हर दे, जोत कर रोप दे धान, 500 में हर खरीदा, मजदूर का कुछ लगा, धान उपज गया 5 कुंटल, तो फायदे हैं। हाँ, इसी तरह से अंग्रेज रहते रहते किसाने से खेत लेने लगा पट्टा पर, कहा कि तुम हमको 5 बीघा दे दो, हम नील का खेती करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा फायदा है, नील का खेती करेंगे। अब उसके लिए किसान जो धान का खेती कर रहा था, तो पहले अंग्रेज कहता था हर वर्ष लाओ, पहले नील का खेती करो, तुम्हारा हो चाहे नहीं हो, पहले नील का खेती करो। मतलब उनका खेती हो चाहे न हो, पहले वो अपना खेती करेगा, नील का खेती पहले अपना करेगा। अपना खेती करके तब क्या होता था कि उन्हें पानी सुखा गया, नहीं तो पानी में डूबिए गया, खेती नहीं होता था, किसान मजबूर हो जाता था। अच्छा, दूसरा बात कि अगर जिस खेत में नील का खेती एक बार कर दिया, उसमें 1 साल तक उसमें कोई फसल नहीं होगा। और नील की खेती में बड़ी क्या है, मेहनत है। एक बार तो नील की खेती करो, फिर जब 3-4 महीना में कट जाएगा वो पत्ता, गाछ रहता है इतना बड़ा बड़ा पौधा, जब कट जाएगा तब उसको ले जाके, लेडीज क्या करता था, ले जाके उसको हौद में जाके रखो, फिर हौद में जाके उसको गोड़ो, पत्ता को सबको एकदम तोड़ा जाता था लाठी से, उसमें कोई मशीन था नहीं, तो पत्ता को छुड़ाया जाता था, मतलब बांस बल्ली दे करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से छुड़ाया जा सकता है। देखो ये नील की खेती है, ठीक है, नील का ये कुछ पौधा यहाँ पे हम ला के रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये नील है, किस तरह से होता था। यहाँ पे देखिए नील की घोड़ाई हो रहा है। पहले आप देख लीजिए कि नील का किस तरह, देखिए ये नील सब तो है, जितना है ये पौधा नील के ला के रखे हैं। इस पर एक डंडा बिछाया गया है, ऊपर से बड़ा बड़ा डंडा लेके उसको दबा रहा है ताकि उसका पत्ता रस उसमें निकल जाए, ठीक है। पानी दे देता था उसमें, पत्ता जब छूट जाता था तो वो झांकी को निकाल के रख लिया, और फिर उसमें देता था क्या, उबला हुआ पानी, ताकि उस पर मिल जाए। और फिर उबाले हुए, देख रहे किसान का हालत किस तरह से है। आप देखिए, किसान देख के ही पता चलेगा आपको कि कितना खाने के लिए देता है। हाँ, क्या देखो इसको, ये साहूकार है, इसको मुंशी है, इसको देखता है कि कैसे कर रहा है कि नहीं, कितना खाता पीता था देखो, और इतना बड़ा बड़ा डंडा से इसको ये करता था। उसके बाद 8 घंटा तक इसको, ये पूरा को जब रस निकल जाता था, पानी में घुला जाता था, सब छान छून के निकाल लेता था, तब उसको क्या घोला जाता था। घोलने की प्रक्रिया ये देखिए, इसमें इतना आदमी घोल रहा है इस गड्ढा में। ये जो आपको हौद बना हुआ है, इस हौद में देखिए सब हौद बनने वाला एक डंडा है, घोरते रहो 8 घंटा तक उस पानी में पैस के घोर रहा है 8 घंटा तक घोरा। अब घोरने के बाद उसमें पहले हरा हो जाता था इसका पूरा पानी, उसके बाद नीला हो जाता था, और उसके बाद उसमें थोड़ा चूना जल छीट देता था, ताकि वो क्या हो जाए, पूरा जो नील है वो नीचे बैठ जाए, ऊपर में पानी आ जाए, पूरा पानी को हटा लेता था। और फिर नील को देखिए, यहाँ अंग्रेज किस तरह से बैठा है, ये अंग्रेज बैठ रहा है, देख रहा है कि कर रहा है कि नहीं करेगा तो सोटा मारेगा। हाँ, इस तरह से था हमारा देश। हाँ, देख रहे किस तरह से अंग्रेज खड़ा है वहाँ पे, ये नीचे में किसान सब कर रहा है अपना, ठीक है।
और फिर नील जो नीचे गैद बैठ जाता था उस गैद को ऐसे सुखा लिया हर एक जगह पे नील का, और फिर उसको पैक करके मुहर मार के भेज देता था यूरोप, ताकि कपड़ा रंगाई होगा। ठीक है, इस तरह से देखो अभी काट के ये नील काट करके ये गाड़ी पे लाद रहा है, फिर ले जाएगा इसको। ज़्यादातर लेडीज ही ले जाती थी। ठीक है, अगर कोई नहीं करेगा, किसान खेती नहीं करेगा, तो देखो यहाँ अंग्रेज बैठा हुआ है, देख रहा है कितना खाया पिया हुआ है, देख रहे हो हड्डी दिख रहा है। देखो आप खाए पिए चाहे नहीं पिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको बस पिटाई लगेगा, खूब पीटेगा। देखिए, अच्छा भारत के भी लोग कुछ गड़बड़ कर दे, ये भारत का लोग है, और उसका क्या नौकरी करता था और उसी का जी हाँ करते रहता था। इसीलिए किसान का इस तरह से हाल है। देखिए आप किसान का किस तरह से उस समय का हाल है कि वहाँ जितना धान होता था उसमें से कुछ ही इसको देता था। देखिए इसका हड्डियाँ दिख रहा है, देखिए उपजा के लाया ये, लेकिन इसमें से देगा किसको, कुछ ही देगा इसको। देख रहा है धोती में ले रहा है, कुछ ही लेगा, बाकी दे देगा, क्योंकि यहाँ पहले से खड़ा है। देख रहा है अंग्रेज सब मुछ वाला और खड़ा है, यहाँ पे सब खड़े हैं। देखो यहाँ पर भी खड़े हैं, टू टाइट। हाँ, नहीं मानेगा तो इसको सोटा देगा। इस तरह से इसको पहले देता था कि कुछ ही, बाकी सब रख लिया। यानी हम लोग अभी क्या पढ़े, अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए था। ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता था कि 9/10 भाग आपको देना पड़ता था। 9/10 का मतलब 45। मान लो कि 10 बोरा है तो 10 बोरा देगा अंग्रेज को, 1 बोरा रखेगा किसको, ज़मींदार को रखेगा। यहाँ पे देखो किस तरह से होता था, यहाँ गांव में उपजा, गांव से मतलब एक ज़मींदार होता था, वो लेके जाएगा कुछ ही कर अंग्रेज को देगा। ठीक है, तो इसके पास कितना, अगर 1 बोरा बचता था तो अंग्रेज को होता था 10 बोरा, मतलब उपजाऊ को उपजा के। यहाँ देखो कहाँ पे था मालवाड़ी व्यवस्था। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं इसमें मालवाड़ी व्यवस्था था, इसमें अस्थाई बंदोबस्त था। ये पूरा था क्या, बंगाल जो बिहार अभी कर रहे हैं, ये पूरा बिहार वाला एरिया है, जिसमें से सारा अभी फूट गया है। ये वाला बिहार है, इधर से हाँ थोड़ा आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, थोड़ा सा इधर झारखंड आ जाएगा, झारखंड उड़ीसा आ जाएगा। ठीक, ये बंगाल आ जाएगा, ये सारा एरिया। इस सब में क्या था, इस सब में था आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी व्यवस्था दोनों एक ही था, क्योंकि इसमें 50-50 लेना है। ठीक है, और नील की खेती, पटसन की खेती इसी सब एरिया में, अफीम की खेती इसी सब एरिया में ज़्यादा होता था। चलिए अब देखिए बिहार की जो नील की खेती है उसमें मुख्य रूप से चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर इलाके में होता था। अंग्रेज ज़मीन लेकर भी खेती करते थे, अभी बता दिए। और उसमें 2 तरह का खेती होता था, एक होता था जिरात और एक होता था असामी बार। ठीक, जिरात मतलब जो अंग्रेज किसान से पट्टा पे खड़े ज़मीन लेके करता था उसको बोलते हैं जिरात, और एक जो किसान खुद करता था उसको बोलते हैं असीमा बार। ठीक है, जब ये अत्याचार देखा लोगों ने, तब वहाँ महात्मा गांधी जब 1917 में आए यहाँ पर, तो उसको राजकुमार शुक्ल था वहीं चंपारण, उन्होंने कहा कि गांधी जी वहाँ जो नील का खेती होता है ना मोतिहारी में, बड़ी कष्ट रहता है, खाए चाहे न पिए लेकिन उसको करना ही पड़ता है, बड़ी दुख होता है। अच्छा, उससे पहले भी एक नाटक निकला था जिसका नाम था नील दर्पण, बिना नामे का पुस्तक छपा था, क्योंकि अगर नाम छाप देगा तो गोली मार देगा अंग्रेज, इसलिए किताब पे नामे नहीं दिया था, छाप के बेच दिया था। अब नील दर्पण एक ऐसा किताब था जिसमें लोगों को दिखाया कि किस तरह से लोग नील की खेती बेबस से करते हैं। उसमें वो किसान रहता है, वो गुलुक किसान कहता है कि देखिए भाई, एक अपने दोस्त से कहता है कि हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। नाटक में कहता है, नाटक के माध्यम से उस समय गाँव को जागरूक किया जाता था, नील दर्पण नाटक। तो कहता था कि हम किसान अब नील की खेती नहीं करेंगे, चाहे हमको जेल में बंद कर दे, चाहे हम भीख मांगना पड़े, चाहे हमको मरना पड़े, लेकिन हम नील की खेती नहीं करेंगे। उस नाटक के माध्यम से दर्शाया है कि लोग कितना बेबस था। इसीलिए उस समय राजकुमार शुक्ल ने वहाँ पे महात्मा गांधी को कहा कि आप एक बार कम से कम जाके मोतिहारी जाके आप देख लीजिए और तब आ जाइएगा। तो कहा कि ठीक है। तो सबसे पहले आया यहीं पे 1917 में यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो खेत में जा के देखा, फैक्ट्री में जा के देखा,
कि कैसे लोग काम करता है, कितना बेबस काम करता है लोग। हाँ, और तब उन्होंने वहीं पे वैसे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने उसको छोड़ा दिया और फिर वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया। वहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी खुलवाए बहुत सारे, ताकि लोग शिक्षित होगा तो ये काम नहीं करेगा, विद्रोह करेगा। लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह से कई जगह नील की खेती समाप्ति भी हो गया, लेकिन कई जगह जो है चलता भी रहा, कई जगह चलता ही रहा, जैसे बिहार है, बंगाल है, इस सब में कुछ जगह चलता ही रहा। यही है नील सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने वहीं से चालू किया, यानी वहीं एक जन आंदोलन बना और लोग उसको क्या वहीं से जानने लगे।